हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है ये आपका क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इसको लेकर है। तो इसमें इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस चीज़ को आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का स्टूडेंट्स, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से समझिएगा। पहली बात, ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसके अंतर्गत हम लोगों को कम से कम 5 लॉ को पढ़ना है। पहला लॉ जो है हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें, वो क्या है? वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड जो लॉ हमें पढ़ना है वो हमारा क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट, या फिर इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं आप, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड जो लॉ हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ जो लॉ पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, वो है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें और एक लॉ पढ़ेंगे जो है आपका गैल-लेसक लॉ। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में टोटल ये 5 लॉ को हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और जो पांचवा है वो आपका है गैल-लेसक लॉ। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कौन सा लॉ क्या बताता है हमें, उसको बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से, जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट देखिए, बहुत ही सिंपल है ये लॉ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा चीज है। इसमें बोला जाता है कि मान लेते हैं अगर ये दो रिएक्टेंट्स हैं आपस में मिलकर अगर CO2 बना रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यानी इधर वाले को, हम सबको पता है स्टूडेंट्स कि एरो के जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है या जो भी चीजें होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इस साइड राइट साइड में जो चीजें बनती हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके जो बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में हम लोग दिखाते हैं जिन जिन चीजों का रिएक्शन करवाना है, जिसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इन रिएक्टेंट्स के जरिए बाद में जो चीज बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? देखिए बात को समझिए भैया, मास का डिस्कशन हो रहा है, मास। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग मास को फोकस करेंगे। देखिए यदि मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, यानी यहाँ पर जो कार्बन है रिएक्टेंट 12 ग्राम लिया गया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और इसके नीचे चूंकि 2 है यानी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 ऑक्सीजन लिया गया है 16 ग्राम तक, यानी 32 ग्राम। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा कार्बन जो है 12 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम है। ये रिएक्टेंट्स हमने लिया है, कार्बन 12 ग्राम लिया हुआ है, ऑक्सीजन 32 ग्राम लिया हुआ है। लेकिन इससे हमें जो बना प्रोडक्ट वो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम एक काम करते हैं, कार्बन का यहाँ पे फिर से 12 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम इंटू 2। तो यहाँ पर अगर हम टोटल ऐड करते हैं तो 12 प्लस 32 हो गया क्या आपका 44 ग्राम।
यानी मेरा जो प्रोडक्ट है उसका टोटल मास कितना है 44 ग्राम। रिएक्टेंट्स का टोटल मास कितना है, देखिए यहाँ 12 ग्राम मेरा कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर मेरा जो रिएक्टेंट्स का मास है वो भी देखा जा रहा है 44 ग्राम है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि आप जो भी रिएक्टेंट्स लोगे, जितना भी मास बाई मास जो भी होगा, इनका मासेस जो भी होगा रिएक्टेंट्स का, टोटल को अगर आप काउंट करके देखोगे लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट्स का मास और जो प्रोडक्ट उनसे बन रहा है उसका मास, वो ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज, कभी भी चेंज नहीं होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या देखते हैं कि हमारा जो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स है एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या होगा, दोनों का मास इक्वल होगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद जो नंबर 2 जो सेकेंड है लॉ, उसको हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ क्या था हमारे पास, जो हमारे पास सेकेंड लॉ था वो हमारे पास था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर इसे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, देखिए डेफिनिट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। डेफिनिट का अर्थ क्या होता है, फिक्स्ड। ओके, तो यहाँ पर हमको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसमें क्या देखना पड़ता है। सपोज दैट मान लीजिए अगर कोई आपको वाटर का फॉर्मूला लिखना बोले, आप क्या लिखोगे H2O। कोई अगर आपको बोले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए, ग्लूकोज का आप क्या लिखोगे C6H12O6। ये सारे क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया आपका C6H12O6। अब एक चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर हम वाटर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे कितना निकलता है, 2:1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। उसी तरह मैं अगर यहाँ पर रेशियो निकालूँ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो देखिए 6:12:6। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर मुझे कभी भी वाटर अगर बनाने के लिए बोला जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमें वाटर बनाने के लिए 2:1 का रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाटर के लिए फिक्स्ड रेशियो है, डेफिनिट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक उसी तरह से यदि आप ग्लूकोज को देखते हैं तो ग्लूकोज में आप देखिए 6:12:6, ये ग्लूकोज के लिए भी क्या है, ये जो रेशियो है वो फिक्स्ड है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका जो भी एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है ना वो ऑलवेज फिक्स्ड है, सभी के लिए, जितने भी कंपाउंड है सबके लिए फिक्स्ड है। सो दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर? चलिए अब मिलते हैं थर्ड लॉ के साथ। ये तो हमारा सेकेंड लॉ था। अब इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ लॉ है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, इसका बहुत ध्यान से समझिएगा। थर्ड लॉ जो हमारा है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखिए मल्टीपल, सबसे पहली बात बता दूं, 2 एलिमेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोग 2 एलिमेंट्स देखते हैं, 2 एलिमेंट देखते हैं, उससे ज्यादा का बात नहीं होता इस लॉ के अंदर। मान लेते हैं कि हमने सपोज दैट हमने एक ले लिया हाइड्रोजन, एक ले लिया ऑक्सीजन। अब हमने क्या किया, एक को फिक्स रखा। अगर मैं मान लीजिए हाइड्रोजन को 2 ही लेता हूँ, इसको फिक्स रखा, तो यहाँ पर मेरा मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैसे? मैं अगर यहाँ लिखता हूँ H2O, H2O2, H2O3, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन फिक्स है, देखिए 2 2 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन फिक्स नहीं है। दैट मीन्स क्या है कि यदि हम 2 एलिमेंट लेते हैं जिसमें से किसी एक एलिमेंट का अगर हम मास को फिक्स कर देते हैं, फिक्स्ड करते हैं, और दूसरे को अनफिक्स्ड करते हैं, तो ये आपस में मिलकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स देंगे। देखिए दोनों, ये तीनों ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ही कंपाउंड हैं, जो प्रोडक्ट्स बने सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही प्रोडक्ट है। लेकिन डिफरेंस क्या, बनने का रीजन क्या था कि एक को फिक्स रख के एक को अनफिक्स रखा गया। क्योंकि अगर मैं दोनों को फिक्स रख दूं तो फिर तो H2 अगर मैं ले रहा हूँ, O ले रहा हूँ, दोनों फिक्स्ड रहेगा तो सिर्फ H2O ही बनाएगा।
हर बार अगर ऑक्सीजन को हम 1 ही रखेंगे, हर बार हाइड्रोजन को 2 ही रखेंगे, तो हर बार मुझे H2O ही मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक जो हमारा एलिमेंट है उसको फिक्स रखेंगे और दूसरे को अनफिक्स रखेंगे, तो मल्टीपल हमें प्रोडक्ट्स मिलेगा। सो इसीलिए इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 4th जो लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। आज मैं इस लॉ का ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लॉ के बारे में और विस्तार से बात करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग करेंगे। ओके, तब उसके पहले ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। अगला जो है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे मल्टीपल में 2 एलिमेंट्स का बात होता था, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स की बात होती है, बस याद रखिएगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें एक को फिक्स करते थे बाय मास, एक को अनफिक्स करते थे, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते थे वही 2 एलिमेंट से। ठीक उसी तरह से अगर हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या हमें 3 एलिमेंट लेना पड़ता है। सपोज दैट हमने 3 एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ओके, अब 3 एलिमेंट में हम लोग आपस में एक दूसरे से सबका रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है एक जनरल कंपाउंड जो हमें मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमको मिलता है H2O, हाइड्रोजन सल्फर के रिएक्शन से हमें मिलता है H2S, और अगर सल्फर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तो आप SO2। यानी 3 एलिमेंट मिलकर 3 कंपाउंड बनाए। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या देखते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट, मान लीजिए हम ये 2 कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन फिक्स्ड है H2H2, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो अनफिक्स्ड हमारा क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा कितना है, O है, मतलब 16 ग्राम है, और यहाँ पे सल्फर कितना है, C है, यानी 32 ग्राम है। यानी मैं अगर यहाँ से जो अनफिक्स्ड बचा मेरा ऑक्सीजन और सल्फर, हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ फिक्स्ड है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से मुझे ऑक्सीजन और सल्फर मिला। तो अगर मैं सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं तो मेरा सल्फर कितना है 32 ग्राम, या ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ तो हो जाएगा कितना 2:1। ये मैंने काम करके इसको एक साइड में रख दिया। अभी थर्ड क्या देखेंगे, जो तीसरा कंपाउंड है, देखिए यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन ही आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलता है, सल्फर के लिए 32 है और ऑक्सीजन के लिए 16 × 2 32, यहाँ पे भी 32 है, तो इनका रेशियो हो गया आपका 1:1। यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि आप अगर 3 कोई भी एलिमेंट लेते हो, उससे 3 कंपाउंड्स बनते हैं, जिसमें से कोई भी 2 कंपाउंड में एक को फिक्स कर लो आप, जो 2 अनफिक्स्ड है उनका जो रेशियो आएगा वो तीसरे वाले कंपाउंड के एलिमेंट्स के रेशियो के या तो सेम हो जाएगा या तो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। यानी ये सेम भी आ सकता था, किसी किसी में सेम आएगा, या फिर ये सिंपल होल नंबर रेशियो हो जाएगा। मतलब जो रेशियो होगा आपका वो क्या होगा, या तो इक्वल होगा या फिर क्या हो जाएगा सिंपल होल नंबर होगा। जैसे यहाँ देखिए 1:1 है, 1:2 है, 2:1 है, तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ओके, तो यही था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद जो लास्ट लॉ है, आखिरी लॉ, उसका हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ा है हमने, तो इसमें भी हम ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। जो 5th लॉ है वो है आपका गैल-लेस्टिक लॉ, वो आपका है गैल-लेस्टिक लॉ। गैल-लेस्टिक लॉ क्या है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और ये एक पिस्टन की तरह कुछ ले लिया, जिसको हम अप डाउन करा सके। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे या फिर अप डाउन कर सकते हैं। इसको मैंने मान लिया कि हम एक जगह यहाँ लाकर फिक्स्ड कर दिए, अब ना इसको हम ऊपर ले जाएंगे ना नीचे ले जाएंगे। दैट मीन्स मैंने क्या किया, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, इस कंटेनर में यहाँ पे इस पिस्टन को लॉक कर दिया,
अब ना इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा ना ही नीचे ले आऊंगा, ये फिक्स्ड है। यानी मैंने फिक्स कर दिया मतलब ये जगह को मैंने फिक्स कर दिया। अब ये जगह ना बढ़ाना है ना कमाना है। दैट मीन्स जगह का मतलब क्या था, वॉल्यूम। यानी यहाँ पे मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम को मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी गैस लेता हूँ, कुछ भी गैस, कोई भी, सपोज दैट इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अभी होता क्या स्टूडेंट्स, इसमें जब हम लोग टेम्परेचर देंगे, इसका टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स उतना ज़्यादा ये दीवारों से टकराएंगे, कॉन्टेनर की दीवारों से टकराएंगे, और जितना ज़्यादा टकराएंगे प्रेशर उतना ही क्रिएट होगा, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। दैट मीन्स हम यहाँ क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, दैट मीन्स हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है, प्रेशर भी मेरा बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशन है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। हम यहाँ पे क्या देख लिए गैलिलिक लॉ में, अगेन अगर एक बार हम रिपीट करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि गैलिलिक ने क्या किया, पहले तो वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, इसको अप डाउन कुछ नहीं करा रहा है, यानी वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी मेरा वॉल्यूम फिक्स्ड है। एंड साथ ही साथ क्या फिक्स्ड है, जो गैस हमने लिया है उसका मास को भी हम यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। दैट मीन्स हमने क्या देखा, गैलिलिक लॉ में जो वॉल्यूम होता है V और जो मास होता है m, ये दोनों कांस्टेंट अगर है तो हम टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे जो गैस के पार्टिकल से उतना ही वो टकराएगा और दीवारों से, और उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो मेरा प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर कम करेंगे प्रेशर भी कम होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर में जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे से साथ साथ बढ़ता है, एक दूसरे के साथ साथ कमता है। तो यही है गैलिलिक का लॉ जिसने टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन को डिफाइन किया था विथ वॉल्यूम फिक्स्ड कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मास के साथ। एनी गैस, कोई भी गैस अगर इसके जगह आप ले लो, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी गैस, तो उसके साथ भी यही रिलेशन देखने को मिलता है टेम्परेचर एंड प्रेशर के केस में। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पांचों लॉ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और हो सके तो आप लोग ये लॉ को एक बार फिर से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसका बनाएंगे जिसमें ये सारे लॉज को थोड़ा बड़े ब्रीफ में विस्तार से हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ ये सारे लॉज के न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे। तो चलिए, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।